आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखते हैं बच्चों, जो ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक जाती है। तो n जो है ये एक प्राकृतिक संख्या है बच्चों, क्वेश्चन में कहा है। और हमें चेक करना है जो ये 6 की पावर n है ये कभी 0 पर समाप्त हो सकता है n के किसी भी मान के लिए। तो n के मान बच्चों अगर हम इसमें रख के देखें, 6 की पावर 1, n का मान 1 रखेंगे तो 6 की पावर 1 बनेगा और 6 की पावर 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब n की जगह बच्चों 2 रखेंगे तो 6 की पावर 2 इक्वल टू 36, n की जगह 3 रखेंगे तो 6 की पावर 3 इक्वल टू 216। इसी तरीके से बच्चों रखते चले जाएंगे n तक। प्राकृतिक संख्या तो अनंत होती है, तो इसका मतलब अनंत तक इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो जब ये हम इतनी सारी संख्या देखेंगे तो इनमें क्या कोई नंबर 0 पर समाप्त होगा, ये हमें बताना है। लेकिन बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी नंबर 0 पर इसमें समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त कौन कौन से नंबर होते हैं बच्चों, आओ एक बार वो देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 20 जो है ये 0 पर समाप्त हो रहा है। हम कहें 30 50 ये 0 पर समाप्त हो रहे हैं बच्चों ये नंबर। तो इनके अगर अभाज्य गुणनखंड किए जाएं तो क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, 50 के करेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा 5। तो आप देखोगे बच्चों कि लास्ट में 0 आने के लिए कम से कम उसके अभाज्य गुणनखंड में एक 2 और एक 5 का होना जरूरी है। जैसे मैंने 20 के अभाज्य गुणनखंड किए, इसमें एक 2 और एक 5, 2 और 5 इसके अंदर हैं, तो इसका मतलब 2 और 5 मिलकर के जो है एक 0 बनाएंगे। 2 पंजे 10, 10 में एक 0 बनती है, तो उस 0 के कारण ही लास्ट में इसमें 0 आती है। इसी तरीके से 30 के देखें हमने, इसमें 2 और 5 आया, 50 के देखें 2 और 5। ज़्यादा तो कितनी बार भी हो जाए लेकिन कम से कम एक बार 2 होना चाहिए, एक बार 5 होना चाहिए, कम से कम एक बार जरूरी होना चाहिए। उसी 2 और 5 की गुणा होने के कारण 10 बनेगा और उस 10 के कारण ही किसी भी नंबर में लास्ट में 0 आती है। तो इसी बात को बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अब बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में करने के लिए बच्चों मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 6 की पावर n दिया हुआ है, तो 6 की पावर n के हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये होंगे बच्चों 2 गुणा 3 की पावर n। तो 6 के गुणनखंड है बच्चों वो है 2 गुणा 3। अब हम देखेंगे 2 गुणा 3, 2 और 3 से मिलकर तो 0 नहीं बनेगी, इसमें कम से कम एक 5 होना चाहिए था। 5 इसमें नहीं है, इसमें केवल इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 5 नहीं है। तो हम लिखेंगे यहां पर 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। अतः 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगा। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमें करना है। अब एक बार उदाहरण 5 भी देख लेते हैं। उदाहरण 5, उदाहरण 5 में बताना है बच्चों, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो बच्चों हम सबसे पहले 4 की पावर n के गुणनखंड कर लेंगे। तो 4 की पावर n के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 और इसकी होल पावर n। अब बच्चों हम इसमें भी देखेंगे 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में, इसमें भी 5 उपस्थित नहीं है। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में
5 उपस्थित नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस तरीके से बच्चों इन क्वेश्चन में लिखना है, इस तरीके से इनको सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। देखते हैं बच्चों, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है बच्चों? जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, यानी जो संख्या 1 से और अपने आप से कटती है और इसके अलावा भी उसका कोई फैक्टर हो तो वो भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? अभाज्य होती है जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो खुद, इसके अलावा वो किसी भी संख्या से ना कटती हो, वो होती है अभाज्य संख्या। तो हम देखते हैं बच्चों, इनके 2 फैक्टर हो रहे हैं, 2 से ज्यादा हो रहे हैं, वो हम चेक करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये भाज्य है या अभाज्य है। तो पहले वाली संख्या है बच्चों हमारी इसमें 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। एक तरीका तो बच्चों यही इनकी सबकी गुणा करे, फिर 13 जोड़े उसमें, फिर उसके फैक्टर करके देखे 2 फैक्टर हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा बच्चों। हमें उससे एक आसान और उससे अच्छा मेथड यहाँ पर ज्ञात है, हम उससे करते हैं। तो देखोगे बच्चों जो संख्या ये गुणा में होती है, जो गुणा में संख्याएं होती है वो गुणा कर करके मिल करके एक नंबर बनता है। तो गुणा होने वाली संख्याओं को हम एक ही संख्या मान करके चलते हैं। ये पूरी एक संख्या है और एक संख्या ये, तो यहाँ पर ये 2 संख्याएं हैं। इनमें से बच्चों हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 11, 13 बाहर कॉमन चला गया, यहाँ से 13 चला गया तो यहाँ बच गया 1। तो ये हो गया बच्चों 13 गुणा 11 की 7 की गुणा करेंगे, 11 7 77 और 1 78। तो बच्चों इस संख्या के तो 2 फैक्टर हो रहे हैं, एक तो 13 और एक 78। 2 फैक्टर तो यही हो गए और एक भी इसका एक फैक्टर होगा, और एक जब इनकी सबकी गुणा करेंगे एक वो भी इनका फैक्टर होगा। तो इसका मतलब इसके तो कई सारे फैक्टर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों ये एक भाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे अतः दी गई संख्या भाज्य है। इसी तरीके से दूसरी संख्या है बच्चों, या इसको देख लेते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो एक संख्या तो बच्चों इसमें ये है और एक ये, 2 संख्या हो गई। गुणा वाली को सबको हम एक ही संख्या मान करके चलते हैं, क्योंकि गुणा होने के बाद एक नंबर प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये वो गुणा होने के बाद जो आएगा वो एक ही संख्या आएगी, तो ये एक संख्या मान कर चलते हैं। तो एक संख्या ये हुई, एक ये हुई, इन दोनों में से हम ले लेते हैं 5 कॉमन। तो यहाँ पर अंदर बचेगा 7 गुणा 6, 5 कॉमन में चला गया बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 चला गया बच्चों यहाँ से बाहर कॉमन में, तो यहाँ बचेगा 1। अब इनकी गुणा कर लेते हैं बच्चों। 7 6 4 3 2 1, इनकी गुणा करेंगे 2 1 2 या 6 6 24, 24 की और 42 की गुणा करेंगे बच्चों, वो आएगा 1008 और प्लस 1। तो ये हो गया बच्चों 5 गुणा 1009। अब हम देखेंगे बच्चों 2 फैक्टर ये आ गए, एक तो 5 आ गया, एक 1009, 2 फैक्टर तो यही हो रहे, और तीसरा फैक्टर 1 भी इनका फैक्टर होता है, और चौथा फिर इन सब की गुणा होगी, वो भी इनका एक फैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ ये भी एक भाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे अतः दी गई संख्या भाज्य है। इस तरीके से बच्चों इन क्वेश्चन को करना है। आओ बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः एक स्थान पर मिलेंगे? वैसे तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एलसीएम निकालना या एचसीएफ निकालना, उसको एक बार हम समझते हैं। देखो बच्चों रवि को तो लगते हैं एक चक्कर लगाने में 12 मिनट, और सोनिया को लगते हैं बच्चों 18 मिनट। तो ये मान के चलते हैं हम बच्चों, माना रवि x चक्कर लगाने के बाद
तथा सोनिया y चक्कर लगाने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। तो हमने बच्चों ये मान लिया कि रवि तो x चक्कर लगा लेगा और सोनिया y चक्कर लगा लेगी, तब वे दोबारा पुनः अपने उसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे इस तरीके से है बच्चों, एक सर्कल है, ये वृत्ताकार पथ है। ये मान लेते हैं रवि यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और सोनिया भी यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगा लेता है। जब रवि एक चक्कर पूरा कर लेता है यहाँ पर, तो सोनिया कहीं पीछे होगी, यहाँ इस इलाके में कहीं पर यहाँ पर होगी, क्योंकि उसको तो 18 मिनट लगेंगे चक्कर लगाने में। और जब सोनिया को 18 मिनट होंगे पूरे, तो सोनिया यहाँ पर पहुँच जाएगी, लेकिन फिर उन 6 मिनट में रवि यहाँ से फिर आगे निकल जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा रवि उससे आगे निकलता निकलता ऐसा टाइम आएगा कि दोबारा पुनः वे यहाँ पर मिल जाएंगे। उस टाइम पर रवि का चक्कर ज़्यादा हो जाएंगे सोनिया से, सोनिया का चक्कर कम होंगे, लेकिन वे मिल जाएंगे पुनः इसी स्थान पर। तो वो कौन सा टाइम होगा, कितने टाइम के बाद वे इस स्थान पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है बच्चों। अब हम ये मान के चल रहे हैं रवि तो x चक्कर लगा लेगा और यहाँ पर आ जाएगा, और सोनिया y चक्कर लगा लेगी, तब यहाँ पर दोनों एक ही टाइम पर एक साथ मिलेंगे। तो रवि को कितना टाइम लगेगा बच्चों, रवि ने जो टाइम लिया x चक्कर लगाने में वो कितना है, ये हम देख लेते हैं। एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट, तो x चक्कर लगाने में बच्चों रवि को कितना टाइम लगेगा, 12x मिनट। तो ये टाइम तो लगेगा बच्चों रवि को। अब जो सोनिया है उसको कितना टाइम लगेगा y चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, तो y चक्कर लगाने में सोनिया को लगेंगे बच्चों 18 y मिनट। अब इस बात पर बच्चों ध्यान दो कि रवि को तो 12x मिनट लगे यहाँ पर आने में, और सोनिया को 18 y मिनट लगे यहाँ पर आने में y चक्कर लगा करके। लेकिन दोनों जिस टाइम पर वे चले थे, दोनों एक ही टाइम पर वो चले थे और लास्ट में मिले भी एक ही टाइम पर हैं दोनों। इसका मतलब दोनों ने जो ये टाइम है दोनों का, ये दोनों का टाइम बराबर है, क्योंकि जिस टाइम रवि चला उसी टाइम सोनिया चली, मिले भी लास्ट में एक ही टाइम पर दोनों। तो इसका मतलब दोनों ने ये बराबर टाइम लिया। जितना टाइम रवि ने x चक्कर लगाने में लिया है, सोनिया ने उतना ही टाइम y चक्कर लगाने में लिया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये 12x और जो 18y है ये दोनों टाइम बराबर हैं। अब देखो बच्चों, ये टाइम जो आएगा ये टाइम आएगा, दोनों बराबर आएंगे। मान लेता हूं मैं कोई ना कोई संख्या आएगी, वो जो भी आएगी इन दोनों की गुणा करके, x की वैल्यू और y की वैल्यू जो भी होगी उनकी वैल्यू रखकर गुणा करके कोई ना कोई नंबर मिलेगा। ये दोनों नंबर एक ही होगा, क्योंकि 12x 18y दोनों बराबर हैं। तो वो नंबर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर वो संख्या लिख लिया मैंने, कोई ना कोई संख्या आएगी। तो उस संख्या में बच्चों 12x भी होगा जरूरी और 18y भी उसमें होगा। 12 और x की गुणा करने के बाद वो संख्या प्राप्त होगी बच्चों। इसका मतलब 12 और x उसके फैक्टर होंगे, और 18 और y की गुणा करेंगे तो भी यही नंबर प्राप्त होगा बच्चों। तो इसका मतलब 18 और y भी उसके फैक्टर होंगे। तो ये संख्या ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है बच्चों जिसमें 12x भी हो और 18y भी हो। तो इसका मतलब बच्चों जो ये संख्या होगी वो 12x और 18y का एलसीएम होगा। एलसीएम में ही ऐसा हो सकता है कि 12x भी आ जाए या 18y भी आ जाए। तो इसका मतलब ये इन दोनों संख्याओं का बच्चों एलसीएम होगी। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हमें इनका एलसीएम निकालना है। अब निकालते हैं बच्चों एलसीएम। देखते हैं अब एग्जाम में कैसे करना है वो मैं यहाँ पर करता हूँ बच्चों। एग्जाम में करना है हमें, रवि को तो लगते हैं 12 मिनट और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। तो 12 के फैक्टर कर लेंगे बच्चों, 12 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरीके से 18 के फैक्टर कर लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। मैंने डायरेक्ट कर लिए। आपकी अगर समझ में नहीं आया हो तो बच्चों ऐसे लिख के 12 के फैक्टर कर सकते हैं, ऐसे 18 के फैक्टर करके तब लिख सकते हैं आप यहाँ पर। अब इसको मैं बच्चों लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 3, और इसको लिखा जा सकता है 2 गुणा 3 की पावर 2। इनका एलसीएम निकालेंगे बच्चों। एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम निकालते टाइम मैंने बताया था इसमें और इसमें जितने भी हमें अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं वो सारे अभाज्य गुणनखंड अब इसमें यहाँ पर लिख लेंगे। तो इनमें मुझे एक तो 2 दिख रहा है और एक 3,
इस 2 और 3 के अलावा इनमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 2 और 3 है बस। तो अब हमें देखना है बच्चों इनकी पावर कितनी लगाई जाए। पावर लगाने के लिए हम देखेंगे जिसकी पावर ज़्यादा होगी, मैक्सिमम पावर हमें लगानी है। 2 की पावर यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 मैक्सिमम है बच्चों, यहाँ पर 2 लगा देंगे। यहाँ पर 3 की पावर 2 मैक्सिमम है तो ये लगा देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 गुणा 9, 9 चौक 36। तो इसका मतलब ये हुआ वे 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो हम लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद पुनः दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में करना है।